अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक ऐसी कॉज है जो बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। इसे कहते हैं मिनिमल चेंज डिजीज़। पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बीमारी है, उसे कहते हैं मिनिमल चेंज डिजीज। कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर सकती हैं। मिनिमल चेंज डिजीज बच्चों में कॉमन है। मिनिमल चेंज डिजीज को मिनिमल चेंज डिजीज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज गॉट मिनिमल चेंजेस वेयर। देखिए, जब भी हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को देखेंगे, सोचेंगे, तो फिर हम रीनल बायोप्सी करना चाहेंगे। रीनल बायोप्सी के बाद हम उसे एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और इम्यून स्टेनिंग करके देखते हैं। ये देखते हैं कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स या कॉम्प्लीमेंट लेवल्स उसके अंदर नजर आते हैं। हमें 3 तरह की हम मेजरमेंट्स लेना चाहते हैं, तो हमें मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टिगेशन से नो चेंज इन लाइट माइक्रोस्कोपी, नो चेंज इन इम्यूनोकेमिकल स्टेनिंग, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे ज्यादातर तो कुछ नहीं मिलता, बहुत ज्यादा हद हो जाए तो फ्यूजन मिलती है फुट प्रोसेसेस की। व्हाट इज फ्यूजन ऑफ फुट प्रोसेसेस? तो ये जो फुट प्रोसेसेस हैं, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। इसे कहते हैं फ्यूजन ऑफ फूड प्रोसेसेस। बहुत मिनिमम सी एक चेंज है जो हमें मिल सकती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। इसलिए इस बीमारी को, इसके अंदर मिनिमम चेंजेस है। बायोप्सी के रिजल्ट्स में नील डिजीज भी कहते हैं इसको, कोई चेंज नहीं है। वी आर नॉट 100% श्योर कि व्हाट कॉजेज दिस। हमारे पास क्लियर कट रीजन नहीं है कि मिनिमल चेंज डिजीज की कॉज बच्चों में भी क्या होगी। वी आर नॉट श्योर। हाउ विल सच अ पेशेंट प्रेजेंट? मरीज प्रेजेंट कैसे करता है? एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट मिनिमल चेंज की वजह से अगर वो प्रेजेंटेशन होगी, हाउ विल सच अ पेशेंट प्रेजेंट? मेनली जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो एडिमा के ही हैं। हाइपरटेंशन हो सकती है। हाइपरटेंशन क्यों होगी मुस्तफा? सर प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ना। किडनीज काम नहीं कर रही ना? जी जी। तो किडनीज काम नहीं कर रही तो फिर पॉसिबल है कि मरीज हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करे। जब किडनीज काम नहीं करती तो व्हाट डू दे डू? एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको तो समझिएगा गौर से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने डायलेट किया होता है आफ्रेंट लिम्ब को, तो जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा जीएफआर होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्लॉक होती हैं एनएसएड्स से। तो अगर मरीज एनएसएड्स ले रहा हो तो उसको इसलिए रीनल फेलियर हो जाएगा कि उसके आफ्रेंट लिम्ब की आफ्रेंट क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। क्यों होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही नहीं है। जबकि इसको नैरो किया होता है एसीई ने, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 ने। हम अगर एसीई इनहिबिटर दे दें, इसके नैरो होने से ये फायदा है कि ब्लड ज्यादा देर तक यहाँ रुकता है, जीएफआर ज्यादा होता है। जिस मरीज को हम एसीई इनहिबिटर देते हैं, रेमिप्रिल वगैरह, उनको ये डायलेशन हो जाती है और जीएफआर कम हो जाता है।
तो ये दो रीजंस हैं, NSAIDs और ACE इनहिबिटर्स। हैविंग सेड दैट, ये मैंने आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई है। हैविंग सेड ऑल दिस, जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम होती है तो किडनी प्रोड्यूस करती है रेनिन, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द एंजाइम एस। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसल को नैरो करता है। नैरो करने का मतलब ये है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हाइपरटेंशन हो जाना। हमारे मरीज को जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मिनिमल चेंज डिजीज की वजह से उसकी ब्लड सप्लाई कम क्यों होगी? हबीबा, क्यों कम होगी ब्लड सप्लाई? सॉरी सर, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मैं थोड़ा ठीक, कोई बात नहीं। रिपीट कर दें प्लीज। रिपीट ये है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मरीज है, फर्ज करें कि वो बच्चा है, उसको मिनिमल चेंज डिजीज है जिसकी वजह से उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। ठीक, जी सर। सवाल ये है कि क्या उस मरीज की ब्लड सप्लाई किडनी को कम हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन लॉस हो रही है और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो कहाँ कलेक्ट हो रहा है? जाके एब्डोमेन में, लंग्स में, फीट में। इसका मतलब ये है कि वो एक्स्ट्रा पानी वेसल्स में नहीं है जबकि वेसल्स में होना चाहिए। तो किडनी की ब्लड सप्लाई कम हुई जिसकी वजह से रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सिर्फ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं, हर वो मरीज जिसकी किडनी काम नहीं कर रहे उस मरीज को ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। जी सर, ठीक है। इसलिए ये मरीज हाइपरटेंशन के साथ हॉस्पिटल में आ सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मरीज इसके अलावा इंक्रीज्ड इन्फेक्शंस के साथ आता है। क्यों? कि जब प्रोटीन लॉस हो रही होती है तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लॉस्ट हो जाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम इन्फेक्शन से बचाना है। कॉजेस ये मेनली इडियोपैथिक है, कोई कॉज कोई वजह हमें नहीं पता। 10% लोगों में हम समझते हैं कि पेन किलर्स यानी कि एक्सक्यूज मी एनएसएइड्स, कोई ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन, कोई टॉक्सिन्स जैसा कि मर्करी, हमें लगता है कि शायद इन्फेक्शंस लाइक HIV, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है, हॉजकिन लिम्फोमा ये एक लिम्फ नोड्स की बीमारी है, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट को कहते हैं। कुछ मरीजों को देखा गया है कि इसके बाद वो लोग डेवलप कर लेते हैं मिनिमल चेंज डिजीज, अदरवाइज इसकी कोई कॉज हमें पता नहीं है। हम यूरिन को एग्जामिन करेंगे, यूरिन के अंदर देखेंगे हमें प्रोटीन यूरिया मिल रहा है। हम 24 आवर यूरिन को कलेक्ट करते हैं, उसमें मोर देन 3.5 ग्राम होना चाहिए। इसका आसान तरीकाकार निकाला गया है, स्पॉट यूरिन कहते हैं उसको। अब 24 घंटे तक यूरिन कलेक्ट करना किसी कंटेनर में आसान नहीं है, तो अर्ली मॉर्निंग यूरिन में क्रेटिनिन और एल्ब्यूमिन को मेजर करके उसका रेशो निकाल लेते हैं। ज्यादा इजी है। हम यूरिया और क्रेटिनिन मेजर करेंगे तो ये शुरू में नॉर्मल होते हैं, बहुत लेट स्टेजेस पे जाके ये खराब होंगे। बाकी मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स बता दी। ट्रीटमेंट मेनली है
स्टेरॉइड्स। बच्चों में हम बायोप्सी नहीं भी करते क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर कॉमन यही है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कॉज, तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं, पेशेंट्स अक्सर खुद ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए हमें बायोप्सी की कई दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ती। एडल्ट्स में स्टेरॉइड्स इतना अच्छा इफेक्ट नहीं ला पाते, इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम ACE इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि सोडियम रिस्ट्रिक्ट करें, सोडियम ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि सोडियम कम करने से अडीमा कम होता है। जितना सोडियम ज़्यादा होगा, वाटर उतना ही ज़्यादा बॉडी के अंदर स्टोर होता रहेगा। इसके अलावा क्या करना है, थ्रोम्बोसिस को ट्रीट करें, हेपरिन दे दें। इन्फेक्शंस का डर है, उनको फॉरेन एंटीबायोटिक से ट्रीट करें। डाइट को एडिक्वेट रखिए ताकि प्रोटीन जो लॉस हो रहा है वो कवर होता रहे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस आए जहन में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली पहुँचती रहें।